गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद है आप लोग अच्छे से वीडियो लेक्चर देख रहे होंगे और जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको एक ड्यू टाइम पर जो भी इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं, जो भी नए कॉन्सेप्ट दिए जा रहे हैं वो समय समय पर आपको मिलते रहें और अपनी स्टडी में आप प्रोग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ें। बेटा दो बातें होती हैं, नोट्स बना के रटना और चीज़ों को समझना और लिखना। तो समझने और लिखने के लिए आप वीडियो को देखिए, अगर रटना है तो आप रटिए, किसी भी तरीके से रटिए, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आज का वीडियो लेक्चर बेटा हम लोग इससे पहले एक नए चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे, केमिकल बॉन्डिंग, उसी को आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करेंगे। इससे पिछले वाले लेक्चर में आपको आयनिक बॉन्ड के बारे में बताया गया। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक्चुअली दीज 3 बॉन्ड्स आर इन योर कोर्स। अगर देखा जाए तो 12th तक आप इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। अब हम बात करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या बेटा। कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू फॉर्म होता है। म्यूचुअल शेयरिंग क्या होती है? पारस्परिक, ठीक है। जैसे हमने आपको बताया ना कि बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और टॉपिक भी अच्छा है, चैप्टर भी अच्छा है, जो आपको जोड़ता हुआ चलेगा। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब दो ऐसे फ्रेंड्स जो सुख दुख में आपस में एक दूसरे का साथ देते हैं, ठीक है। दो ऐसे फ्रेंड जो सुख दुख में आपस में एक दूसरे का साथ देते हैं, इस तरह के फ्रेंड्स को बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड फ्रेंड्स, ठीक। आयनिक बॉन्ड फ्रेंड्स क्या थे? उन्होंने एक बार साथ दे दिया, बस काम खत्म हो गया, अब अपने मर्जी से अपने तरीके से आगे बढ़िए। लेकिन ये क्या है, हमेशा जीवन पर्यंत जब तक बॉन्ड का फॉर्मेशन रहेगा तब तक ये आपका साथ देगा। तो ऐसे फ्रेंड्स जो म्यूचुअल शेयरिंग करते हों, अपनी चीज़ों को म्यूचुअल तरीके से पारस्परिक साझा करते हैं, इस तरीके के बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो आप बोल सकते हैं कोवैलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स। ध्यान रखना बेटा, ये आप जितने भी बॉन्ड्स पढ़ रहे हैं ये सब एटॉमिक बॉन्ड्स हैं, एटम के बीच में बनने वाले बॉन्ड हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बॉन्ड्स होते हैं जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में जनरेट होते हैं, उसको हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आपके कोर्स में इतना ही, इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, व्हेन द बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द सिमिलर और डिसिमिलर एटम आर नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। अब कोवैलेंट बॉन्ड के कुछ एग्जांपल्स आप लोग देख लें। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन क्लोराइड, मीथेन, वाटर, तमाम एग्जांपल आपको मिलेंगे जो मैक्सिमम कोवैलेंट बॉन्ड के केस में होते हैं। यहाँ पर तमाम एग्जांपल आपको दिए गए हैं, डिस्कस कर लें। ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी या ऑक्सीजन को लेकर डिस्कस करेंगे। बेटा ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के कितने एटम होंगे? कोई बच्चा बताए? ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के कितने एटम होंगे? यस, वेरी गुड, 2 एटम होंगे। तो यहाँ पर देखो बेटा, एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, दोनों एटम सिमिलर हैं, लेकिन इनके इलेक्ट्रॉन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, आपको बॉन्डिंग समझाने के लिए उसको हमने अलग अलग तरीके से डिनोट कर दिया। एक को डॉट से डिनोट किया है और एक को क्रॉस से डिनोट किया है। इससे पहले वाली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर, वही चीज़ यहाँ पर है। तो बेटा ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑक्सीजन एटम के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, बॉन्ड बनाने का मेन उद्देश्य क्या होता है? अपने आप को स्टेबल कर लेना, अपनी एनर्जी को कस्टमाइज कर लेना, ठीक। और स्टेबल कैसे होंगे? फिलहाल यहाँ पर तो ऑक्टेट रूल को ही फॉलो करेंगे। अगर किसी एटम के आउटर सेल की जो बैलेंसी है वो पूरी तरह से फुलफिल हो जाए या उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए या वो सैचुरेटेड हो जाए, तब इस कंडीशन को बोलते हैं स्टेबल कंडीशन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अब दोनों क्या करते हैं? दोनों भाई आपस में शेयरिंग कर लेते हैं। वो 2 इलेक्ट्रॉन अपना इसके साथ शेयर करेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन अपना इसके साथ शेयर कर देगा और इस तरह से दोनों क्या होते हैं? स्टेबल हो जाते हैं। ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे डोनेशन नहीं हो रहा, डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, बल्कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो एक चीज़ और देखिएगा, खास बात है, आप समझिए इस बात को। जब आप डोनेशन दिखाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों को शिफ्ट करते हुए एरो बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि शेयरिंग हो रही है, इससे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम बीचों बीच में दिखाने का प्रयास करते हैं, बीचों बीच में लिखने का प्रयास करते हैं। ये लिखने का तरीका, इसको जान जाइए। ये नहीं कि कहीं भी आप बना दीजिए, नहीं, जो इलेक्ट्रॉन आप शेयर्ड दिखा रहे हैं उनको दोनों एटम्स के लगभग बीचों बीच में रखने का प्रयास करेंगे और इस तरह से शेयरिंग को आप सर्कल के माध्यम से दिखाएंगे और ये बताता है कि यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है। बात समझ में आ गई? अब सभी बच्चे जानते हैं कि एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर देखो बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 2 3 4, यानी कि ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड बनने चाहिए? 2 बॉन्ड। तो यहाँ पर देखो O डबल बॉन्ड O,
इसको हम बोलते हैं O2। यहाँ पर ये क्या हो गया, O2 का फॉर्मेशन हो गया, जिसको हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखते हैं O2। बात समझ आ गई बेटा। तो इस तरह से म्यूचुअल शेयरिंग के थ्रू यहाँ पर जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। आप लोगों के लिए होमवर्क हो जाएगा, जितने एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं सबको बना के ट्राई कीजिएगा विद द हेल्प ऑफ क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर। क्लियर। चलिए अब हम देखेंगे किस कंडीशन में कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है बेटा, जो भी एटम्स यहाँ पर मौजूद होंगे उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान या तो 0 हो और या तो बहुत कम हो। ठीक है। व्यवहार कैसा होना चाहिए, दोनों का व्यवहार एक जैसा होना चाहिए, तभी आप में मित्रता में प्रगाढ़ता होगी। अगर उसमें से कोई एक कुटिल होगा, कोई एक चोर होगा, तो आप उसके साथ मित्रता नहीं कर पाएंगे। चोर चोर के साथ मित्रता कर सकता है, लेकिन सज्जन आदमी चोर के साथ मित्रता नहीं कर सकता है। इसलिए सबसे बड़ी कंडीशन दी गई कि भाई दोनों का व्यवहार कैसा हो, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी हो, सेम हो, कम हो या 0 हो। ठीक है, 0 मान लीजिए, दोनों के अंदर कोई कुटिलता ना हो। जब दोनों का मन पवित्र रहेगा तभी वो प्रॉपर तरीके से मित्रता कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी कंडीशन देखिए यहाँ पर डाल दी गई कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या हो, या तो 0 हो जाए और या तो बहुत कम हो। अब आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे जनरेट हो रहा है कि ऐसा क्यों है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान किसी का बढ़ जाए और किसी का घट जाए तो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसको आप ज़रूर बताएंगे, ये होमवर्क मानिए, और आपकी कॉपी में इसका आंसर बढ़िया कायदे से बॉक्स के अंदर होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। आपके लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे है, वाई कोवैलेंट बॉन्ड इज नॉट फॉर्म व्हेन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज ग्रेटर दैन 0। बात समझ में आ गई। तो लिखने का तरीका होगा, सिंपल तरीके में आपसे पूछा जा रहा है कि भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू अगर 0 नहीं है तो कोवैलेंट बॉन्ड क्यों नहीं बनेगा। इसको आप अच्छे से लिखेंगे और रामायण नहीं लिखनी है, बहुत ही 4-2 लाइन का आंसर है बस। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए। कोवैलेंट बॉन्ड बेटा सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों अवस्थाओं में बनता है, यानी कि तीनों तरह की कंडीशन में कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अगला क्या है, इसमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है इन कंपेरिजन टू आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के कंपेरिजन में यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। अगला क्या है, ये जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है उनके साथ डिज़ोल्व हो जाएंगे। तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, सेम डिज़ोल्व एज सेम, पहले ही बताया जा चुका है। तो यहाँ पर कोई पोलैरिटी डेवलप नहीं हो रही बेटा, इसीलिए नॉन पोलर के साथ डिज़ोल्व हो सकते हैं। ठीक है। अगली बात, आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल था, उसको समझाया गया कि नॉन डायरेक्शनल क्यों है। यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल बॉन्ड है। ठीक है, डायरेक्शनल बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि आप सामने से ही यहाँ पर शेयरिंग कर रहे हैं, पीछे वाले इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक खास पर्टिकुलर डायरेक्शन आपको दिखाना पड़ रहा है कि भैया कौन सा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है। देखो पीछे वाला नहीं पार्टिसिपेट कर रहा, पीछे की तरफ है। तो जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे या जिनको आप म्यूचुअल शेयरिंग में दिखा रहे हैं वो एक खास डायरेक्शन पर होने चाहिए, खास स्थान पर होने चाहिए। इसलिए कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, डायरेक्शनल बॉन्ड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर याद रखेंगे। अगली और लास्ट प्रॉपर्टी है कि बैड कंडक्टर होते हैं। बैड कंडक्टर क्यों होते हैं, सभी बच्चे जानते हैं कि यहाँ पर कोई पोलैरिटी नहीं है, कोई आयंस जनरेट नहीं हो रहे हैं। इसीलिए ये चाहे लिक्विड में हो, चाहे सॉलिड में हो, चाहे जिस फॉर्म में होते हैं, ये कंडक्टिविटी को शो नहीं करते हैं। बिकॉज फॉर द फ्लो ऑफ करंट वी हैव रिक्वायर्ड टू द चार्जेस, हमें चार्ज की ज़रूरत होती है और इस तरह के बॉन्ड में कोई चार्ज वार्ज नहीं बन रहा है। इसीलिए कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, बैड कंडक्टिविटी को शो करते हैं। बात समझ में आ गई। तो इस टॉपिक में आप लोगों को बताई गई चीज़ें, एक होमवर्क दिया गया है, आपसे पूछा भी जाएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्यों 0 होना चाहिए या 0 मतलब कम होना चाहिए, क्यों कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, उसका आंसर आप लोग लिखेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड दैट इज़ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है इसको समझ लिया जाए। इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या होता है, ऐसे एटम में होता है जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और साथ ही साथ इसमें कोई एक एटम अपने इलेक्ट्रॉनों का कंप्लीट ट्रांसफ़र कर देता है। ध्यान देना बेटा, अपने इलेक्ट्रॉनों का कंप्लीट ट्रांसफ़र कर देता है। इस तरह से जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कोई एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देता है दूसरे इलेक्ट्रॉन के अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देता है दूसरे एटम की तरफ, और उनके बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
ट्रांसफ़र तो आयनिक बॉन्ड में भी होता है, तब इसमें उसमें अंतर क्या होगा? इसमें अंतर है बेटा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है वो साथ साथ शेयर भी करा लेता है। वो ऐसा ट्रांसफ़र नहीं करता है कि पूरी तरह से अलग कर दे, वो ऐसा ट्रांसफ़र करता है कि दूसरे आइटम के भी काम में आए और उसके काम में भी आए। ठीक, तो एक हिसाब से देखा जाए उसमें पार्शली चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। कंप्लीट चार्ज तो नहीं आएगा क्योंकि पूरी तरह से ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर पार्शियल चार्ज आ जाते हैं। पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्जेस इस तरह से यहाँ पर आ जाते हैं। इसे इस तरह के बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के और दो नाम हैं, इसको हम बोलते हैं डेटिव बॉन्ड और सेमी पोलर बॉन्ड। देखिए नाम से क्लियर हो रहा, सेमी पोलर। अगर कंप्लीटली चार्जेस होते तो पोलर बॉन्ड हो जाता, लेकिन कंप्लीटली चार्जेस नहीं आ रहे हैं, पार्शियल चार्जेस आ रहे हैं। इसको हम दिखाने के लिए यहाँ पर मॉड डेल्टा यूज़ करते हैं। पार्शियल चार्जेस आ रहे हैं, इसलिए इस तरीके के बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, फिर से समझेंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दो एटम होंगे, एक एटम के पास एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होने का मतलब अगर वो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर देता है तब भी उसके स्टेबिलिटी में कोई चेंज या कोई परिवर्तन नहीं आएगा। बात समझना इसको। तो क्या करता है, अपने एक्सेस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो बी को डोनेट कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है। वन वे ट्रांसफ़र होता है, एक डायरेक्शन से वो ट्रांसफ़र कर देता है, और ट्रांसफ़र करने के बाद में दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है, और इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डिनोट करने के लिए हमें एक एरो यूज़ करते हैं, एक तीर बनाते हैं। तीर का जो हेड होता है बेटा, जो हेड वाला पार्ट है ये एक्सेप्टर की तरफ होगा, और जो टेल वाला पार्ट होता है वो डोनर की तरफ होता है। तो सभी लोग ध्यान दें, यहाँ पर जो एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो दूसरे एटम के साथ डोनेट करता है, उसको शेयर कर देता है और बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है। यहाँ पर आपको छोटा सा एक ड्राइंग बना के दिखाया गया है, आप नहीं बनाते तब भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ समझ लीजिए। दूसरी बात, यहाँ पर जो एरो होगा उसका हेड जो होता है, एरो का हेड एक्सेप्टर को और टेल डोनर के साइड को रिप्रेजेंट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भूलिएगा नहीं। और इसके दो अलग नाम होते हैं, डेटिव और सेमीपोलर बॉन्ड। यहाँ पर तमाम एग्जाम्पल हैं, हाइड्रोनियम आयन, अमोनियम आयन, NH3BF3 के बीच में इस तरीके का बॉन्ड बनता है। ओजोन जो होता है उसमें भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। कार्बोनिल ग्रुप जो होते हैं उसमें भी, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है उसमें भी आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं। इसमें एक एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है। बेटा H2O और हाइड्रोजन आयन जब जुड़ते हैं तो H3O+ आयन का फॉर्मेशन होता है। कैसे जुड़ते हैं? विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ पर H2O में देखिए लोन पे इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, ये एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ये एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन की तरफ डोनेट कर देता है, जिससे हाइड्रोजन स्टेबल हो जाता है और एक स्टेबल कंपाउंड के फॉर्म में हाइड्रोनियम आयन आपको दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, इसको हमने दिखाया है, ये इसको डोनेट करेगा तो एक्सेप्टर का एंड है और ये डोनर का एंड है, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। याद रखिएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्सेस इलेक्ट्रॉन होता है। एक हिसाब से समझिए वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके निकलने से कोई खास फर्क उस पर्टिकुलर आइटम के ऊपर नहीं पड़ता है। तो इस तरह से यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो अक्सर पूछी जाती है, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वो लुईस बेस की तरह ऐड करता है, और जाहिर सी बात है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा, याद में रखिएगा। प्रॉपर्टीज़ में आएंगे, ये भी डायरेक्शनल है। इसमें तो डायरेक्शन कूट कूट के भरा हुआ, आप बाकायदा एरो दिखा रहे हैं, तो इसमें डायरेक्शन 100% है। दूसरा, नॉन पोलर के साथ डिजॉल्व होगा। जाहिर सी बात है कंप्लीटली चार्जेस डेवलप नहीं हो रहे हैं, पार्शली पोलर चार्जेस हो रहे हैं, इसलिए ये पोलर सब्सटेंस के साथ डिजॉल्व नहीं हो सकता है, नॉन पोलर में डिजॉल्व होगा। ठीक, इसके बाद में बैड कंडक्टर, सेम थ्योरी है। बैड कंडक्टर क्योंकि इसमें चार्जेस कम्प्लीटली नहीं हो रहे हैं, ये आयनिक फॉर्म में कम्प्लीटली नहीं है, इसलिए ये कंडक्टिविटी को शो नहीं करेगा। कोई डाउट मत बनाएगा अपने मन में कि भाई चार्ज आ गया तो इसमें कंडक्टिविटी होगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पार्शली चार्जेस हैं बेटा, इसलिए नहीं होंगी। अगला देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को लेकर क्या बताएंगे आप। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कोवैलेंट बॉन्ड के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, लेकिन आयनिक बॉन्ड के कंपैरिजन में कम होगा। ठीक, ये भी एक होमवर्क ले लीजिए आप लोग, इसका आंसर आप देंगे कि ऐसा क्यों होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कोवैलेंट बॉन्ड के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, लेकिन आयनिक बॉन्ड के कंपैरिजन में कम होता है, ऐसा क्यों? ये होमवर्क हो गया बेटा। जो बच्चे इस लेक्चर को देखेंगे इस होमवर्क को ज़रूर सॉल्व करेंगे, वाई आंसर देने का प्रयास करेंगे, अदरवाइज़ अगले लेक्चर में इसको पहले एक्सप्लेन करके तब आगे बढ़ा जाएगा। ठीक, तो बेटा उम्मीद है आज के वीडियो लेक्चर को आप अच्छे तरीके से सुनेंगे, समझेंगे, और बार बार आपको हम समझा रहे हैं कि एग्ज़ाम की तैयारी में तन मन से जुट जाइए, क्योंकि कभी भी एग्ज़ाम की डेट आ सकती है और जो कुछ भी पढ़ाया गया है वहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे।
सभी बच्चे ध्यान दें, जितने भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वो क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहे हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं। तो जो नए बच्चे हैं वो ना समझें कि जो रटा रहे हैं गुरुजी उसी को पढ़ के जाएंगे, नहीं। आपको हमने कोवैलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट दिया है। अब कोवैलेंट बॉन्ड के कॉन्सेप्ट में हम कुछ भी पूछ सकते हैं, और डायरेक्ट क्वेश्चन तो आपसे कतई नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ कोवैलेंट बॉन्ड, डिफाइन इट्स प्रॉपर्टीज़, ये कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। तो कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो खूब अच्छे से जम के कॉन्सेप्ट तैयार कीजिए, थ्योरी को रटने का प्रयास मत कीजिए। इसीलिए आप सभी लोग ध्यान से सुन लें, आप कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं ना कि क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट से हज़ारों क्वेश्चन डिराइव होंगे, लेकिन एक क्वेश्चन से हज़ारों कॉन्सेप्ट आप नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए कॉन्सेप्ट को अच्छे से तैयार कीजिए, क्वेश्चन अपने आप आपको मिलने लगेंगे, ठीक है बेटा। तो आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। तब तक के लिए थैंक यू।